हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th के बच्चे। आज मैं आपको क्लास देने जा रहा हूं आपके राजनीतिक सिद्धांत के दूसरे बुक, राजनीतिक शास्त्र के दूसरा बुक है ये, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। चैप्टर का नाम है आपका संघवाद और चैप्टर नंबर है 7। तो चैप्टर नंबर 7 का ये मैं दूसरा पार्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। पहला पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं, संघवाद चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको समवर्ती सूची, राज सूची, संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के सबके बारे में बातचीत कर लिया था। अब हम बात करेंगे आपको इसी चैप्टर के आधे के बाद से, यानी कि दूसरा पार्ट। फिर हम इन दोनों पार्ट को जोड़ देंगे जिससे कि आप लोगों को पूरी चैप्टर एक ही पार्ट में मिल जाए। तो याद रखना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को मैं जोड़ने वाला हूं जिससे एक साथ आपको एक ही जगह पर दोनों मिल जाए। आप लोग दोनों पार्ट को, टाइम ज़्यादा रहेगा लेकिन आप फिर भी समय बचाकर आधा घंटा करके देख सकते हो। वैसे क्या होता है कि आपको दोनों ही चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, इसलिए दोनों को जोड़कर मैं एक कर दूंगा। तो संघवाद हमने पढ़ा था कि संघवाद क्या होता है। संघवाद होता है कि जब एक देश के अंदर विभिन्न प्रकार के सरकारों की अपनी अपनी दायित्व और अपनी अपनी उनकी शक्तियां बांट दी जाती है तो उसे संघवाद कहते हैं। मैंने ये भी बताया था कि संघवाद किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि संघवाद अगर रहती है तो देश टूटता नहीं है, देश बिखरता नहीं है। मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में कि रसिया क्यों बिखर कर 15 भागों में टूट गया, क्योंकि वहां संघवाद तो था लेकिन शक्तियां जो थी वो परिभाषित नहीं थी। केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियां थी और राज्य सरकार के पास कम शक्तियां थी। तो राज्य, जितने भी राज्य थे वो सब असंतुष्ट हो गए और रसिया से टूट करके वो अलग हो गए। तो अब हमने अपने देश में देखा तो हमारे देश में यहाँ पर में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। इस वजह से हमारे देश में अभी तक कोई टूट नहीं हुआ है आज़ादी के बाद। हमारा देश बिल्कुल अखंड है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की शक्तियों को परिभाषित किया गया है और दोनों को अपनी अपनी शक्ति दी गई है। इसलिए सभी राज्य और केंद्र सरकार सब खुश हैं। तो अब आइए, अब जो सेकंड पार्ट है उसमें देखते हैं। आपका हेडिंग है सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। क्या संघवाद में केंद्र सरकार काफी मजबूत होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि रसिया की तरह इतना भी मजबूत नहीं होना चाहिए कि हमारे राज्य सब दुखी हो जाए, राज्य और अन्य क्षेत्र के लोग दुखी हो जाए, लेकिन इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए कि सारे राज्य जबरदस्ती वो कहे कि हम तो टूटकर अलग होएंगे और अलग देश बनाएंगे। इसलिए सशक्त केंद्र, यानी कि केंद्र सरकार का ज़्यादा शक्ति उसके पास होना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि अगर संघवाद में केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्ति होगी और ज़्यादा शक्ति अगर है हमारे जैसे हमारे भारत देश में, तो वो क्या क्या है। सबसे पहले केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि वो सभी राज्यों में केंद्र सरकार अपना राज्यपाल भेजेगा और केंद्र पर, राज्यों पर नजर रखेगा। केंद्र सरकार किसी भी राज्य को अस्तित्व में आएगा या नहीं आएगा ये केंद्र सरकार निर्णय लेगा। जैसे कि अगर कोई नए राज्य बनने हैं, जैसे भारत में बिहार को काट करके झारखंड अलग किया गया, तो ये सारी शक्ति जो होना चाहिए वो केंद्र सरकार के पास ही होना चाहिए। कोई राज्य अपने से टूटकर अलग राज्य नहीं बना सकता। देश तो बहुत दूर की बात है कि वो अलग देश बना ले। राज्य बनाने के लिए भी पूरी शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए। इसके अलावा संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाया गया है और उन्हें यह भी शक्ति दी गई है कि अगर केंद्र को लगता है कि अगर कोई भी राज्य अपनी मनमानी कर रहा है या
हमारे देश से टूटकर वो अलग होना चाहता है, तो उनके पास इस बात की पूरा अधिकार है कि वो वहां या तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवा दे राष्ट्रपति से केंद्र सरकार, या फिर आपातकालीन का भी घोषणा कर सकते हैं। ऐसा ही हमारे देश में 1975 में 25 जून को इंदिरा गांधी ने किया था। उन्हें लगा था कि कुछ राज्य गलत मनमानी कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने आपातकालीन की घोषणा कर दी थी। तो ये केंद्र सरकार के पास शक्ति है। हालांकि ये भी कहा गया था कि इंदिरा गांधी अपने केंद्र सरकार की जो विशेष शक्तियां हैं उन शक्तियों का वो दुरुपयोग किया है। अभी आपातकालीन की स्थिति नहीं थी, फिर भी इंदिरा गांधी ने ऐसा किया। इसके अलावा केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि वित्तीय शक्तियां मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार का अपना वित्त इकट्ठा करने का साधन है। जैसे रेल मंत्रालय केंद्र सरकार के पास है। किसी भी राज्य में सोने चांदी या अन्य खान या लौह अयस्क कोई भी मिनरल या कच्चा माल मिलता है तो वो केंद्र सरकार का ही होता है। तो ऐसे में राज्य सरकार के पास आमदनी के रूप में बहुत कम बच जाता है। ऐसे में अगर राज्य सरकार को किसी भी तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ता है तो केंद्र सरकार उसे वित्तीय मदद करेगा और उसे धन देगा, चाहे विपत्ति आने पर हो या वैसे भी कोई राज्य को तरक्की करने के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें वित्त सहायता प्रदान करे, वित्त सहायता मुहैया कराए। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने हर एक राज्य में एक राज्यपाल तो रखा ही हुआ है। उस राज्यपाल से वो मशविरा कर सकते हैं। मान लीजिए कि बंगाल में केंद्र सरकार ने राज्यपाल रखा हुआ है। अब बंगाल के राज्यपाल से केंद्र सरकार मशविरा करेगा कि बंगाल राज्य को किन बातों की जरूरत है, इस बात की आप हमें सूचना दें। हालांकि ये सूचना तो मुख्यमंत्री भी देंगे, लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री मैनिपुलेशन कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ऐसे में केंद्र सरकार राज्यपाल से मशविरा कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो आराम से हम क्या करेंगे, राज्यपाल से मशविरा करके और उनकी बात को, मुख्यमंत्री की बात को नहीं मानेंगे। लेकिन अगर राज्यपाल ने अनुमोदन कर दिया कि मुख्यमंत्री सही कर रहे हैं तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद करेंगे। जितने भी तरह का उनको मदद की जरूरत होगी सब देंगे। अब प्रश्न उठता है वीटो का। देखो, केंद्र सरकार के पास वीटो भी होता है। मान लो कि बंगाल और महाराष्ट्र या बंगाल या बिहार राज्य आपस में लड़ जाएं, तो इनके लड़ाई को कैसे रुकवाया जाएगा? तो इनके लड़ाई को रुकवाया जाएगा, केंद्र सरकार अपने वीटो पावर का यूज करेंगे कि दोनों इसी वक्त अपना लड़ाई बंद करो और आगे मंच पर आओ, जहां पर जिस तरह की समस्या है उसको सुलझाया जाएगा। तो यहां पर केंद्र सरकार पूरी तरीके से वीटो का यूज कर सकते हैं। अगर केंद्र सरकार की बात दोनों राज्य नहीं मानते हैं तो वीटो का यूज करके या फिर धारा 356 का यूज करके वो दोनों राज्य सरकार को बर्खास्त भी कर सकते हैं। तो ऐसे में अब हमें साफ स्पष्ट लगता है कि हमारे देश में संघवाद तो है, लेकिन केंद्र सरकार के पास भरपूर शक्तियां हैं, जिसके तहत अगर कोई भी राज्य मनमानी किया तो वो नहीं चलेगा। किसी भी राज्य को ये ना लगे कि अगर हम संघवाद में हैं तो हम किसी भी तरह की मनमानी कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में संघवाद है, पूरी तरीके से राज्यों को शक्ति दी गई है। आप उन शक्तियों के सहारे आप आगे बढ़ें, उन शक्तियों के सहारे आप तरक्की करें। लेकिन अगर मनमानी करेंगे और देश के साथ किसी भी तरह की गद्दारी वाला काम करेंगे तो केंद्र सरकार के पास भी काफी शक्तियां हैं कि राज्यों पर वो लगाम लगा सके। इसके अलावा आप देखोगे कि संविधान के अनुच्छेद 33 और 34 में, संविधान के अनुच्छेद 33 और 34 में संघ सरकार में केंद्र सरकार की शक्तियों को काफी बढ़ा दिया गया है और लिखा गया है कि अगर राज्य किसी भी तरह की मनमानी करता है तो तुरंत केंद्र सरकार वहां पर सैनिक शासन लगा दे, मार्शल लॉ लगा दे और
मार्शल लॉ लगा करके वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लागू करवा दे और सरकार को बर्खास्त करवा दे और अगले 6 महीने के अंदर अगला चुनाव करवाए। तो इस तरीके से साफ स्पष्ट है कि राज्य संघवाद में है, राज्यों को अपनी शक्ति दी गई है, राज्य अपना तरक्की करे अपनी शक्तियों के अनुसार, लेकिन अगर वो देश के साथ कोई गद्दारी करेगा तो केंद्र सरकार के पास काफी शक्तियां हैं कि किसी भी मनमानी कर रहे राज्य पर वो लगाम लगा देंगे। अब है भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। क्या भारत में जो संघीय व्यवस्था चल रहा है, क्या इसमें तनाव है? क्या आपने समस्या कभी देखा है, सुना है? हाँ, आप कहोगे सुना है। कावेरी जल विवाद पर में 2 राज्य जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक लड़ पड़ते हैं, है जल विवाद। इसके अलावा और भी तरह के आता है, जब 2 राज्यों में तनाव उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार उसे ठीक करती है और कहती है आप एक मंच पर आकर अपनी समस्या को सुलझाओ, और वो मंच है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा स्टेज प्रदान करता है केंद्र सरकार जहां दोनों राज्यों को अपनी जो समस्या है उसको सुलझा ले, तनाव दूर करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आप जानते ही हो कि फिर तो केंद्र सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। अब देखते हैं कि क्या राज्य का तनाव तो ठीक है, सुलझ जाएगा, लेकिन जब राज्य और केंद्र सरकार में तनाव हो जाए, यानी कि अगर तमिलनाडु राज्य और भारत की केंद्र सरकार में तनाव हो जाए तब क्या होता है? तो अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तनाव उत्पन्न हो जाए तो सबसे पहले देखा जाएगा कि तनाव होगा क्यों। तनाव हो सकता है शायद तमिलनाडु पे, बंगाल पे, झारखंड पे, असम पे, उड़ीसा पे केंद्र सरकार को जितनी मदद पहुंचानी चाहिए वो मदद ना पहुंचाए तो तनाव तो होगा। उड़ीसा अगर गरीब राज्य है तो केंद्र सरकार से ज़्यादा पैकेज मांगेगी कि हमारी मदद की जाए, हम गरीब हैं, हमारी तरक्की नहीं हो रही है, तो केंद्र सरकार को वहां पर उसे मदद देनी पड़ेगी, मदद पहुंचानी पड़ेगी। अगर वो मदद नहीं पहुंचाते हैं तो ऐसे में तो तनाव होगा ही होगा। अब 1960 में आ जाइए। 1960 के दशक में आकर कांग्रेस सरकार जो थी वो केंद्र सरकार में थी और सभी राज्यों में वो चाहती थी कि केंद्र सरकार ही रहे। लेकिन जब कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार यानी कि दूसरी राजनीतिक पार्टी की सरकार बन गई, जैसे केरल सब में, तो वहां पर में केंद्र सरकार ने अपनी मनमानी की जो असंवैधानिक था, संवैधानिक नहीं था। केरल में किसी भी प्रकार की सरकार बनी हो, चाहे वो वामपंथी हो, कम्युनिस्ट हो, लेकिन केंद्र सरकार को ये अच्छा नहीं लगा कि कांग्रेस के अलावा किसी राज्य में किसी की सरकार बन जाए, और ऐसे में तनाव उत्पन्न हुआ और केंद्र सरकार ने केरल सरकार को बात मानने को कहा। केरल सरकार ने नहीं माना तो केरल सरकार को बर्खास्त कर दिया था बिना किसी बात के। उस समय में नंबूदरी-पाद नाम के एक मुख्यमंत्री थे और उनको उन्होंने हटा दिया था। 1990 के दशक में भी आकर ऐसा हुआ जब कांग्रेस का वर्चस्व जो है लगभग खत्म हो गया था। केंद्र में कोई और पार्टी आई, केंद्र में किसी और पार्टी का शासन हुआ, वहां भी कुछ राज्यों से उनका मतलब समस्या और तनाव बनी रही। अब है स्वायत्तता। अब संघवाद में स्वायत्तता क्या होती है? आपको क्वेश्चन आएगा कि संघवाद में स्वायत्तता का क्या स्थान है, तो आप लिखोगे, पहले तो लिखना कि स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है। स्वायत्तता का अर्थ होता है विशेष दर्जा देना। विशेष दर्जा कहां पर? तो संविधान में। अब जब भारत आजाद हुआ, भारत के आजादी के बाद भारत में 590 रियासत थी और भारत के 2 टुकड़े भी हो चुके थे। ऐसे में हमारे गृह मंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कहा देश के 2 टुकड़े हो चुके हैं, तीसरा अब नहीं होगा। तो या जितने भी रजवाड़े हैं 590, लगभग 600 कह लो, 600 रजवाड़े थे, 600 के 600 रजवाड़ों को या तो
पाकिस्तान के तरफ मिले या हिंदुस्तान के तरफ, कोई और नहीं। लेकिन 4-5 ऐसे राज्य थे जो मनमानी कर रहे थे कि ना तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे और ना ही हम हिंदुस्तान में। हमें भी अंग्रेज कह गया है कि जिन रजवाड़ों को अपना अलग देश बनाना हो वो बना ले, तो हम अलग देश बनाएंगे। उसमें जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था, उसके बाद हैदराबाद का निजाम था, इसके बाद और भी सिक्किम भी थे। तो 3-4 राज्य ऐसे थे जो अभी भी चाहते थे हम अलग राज्य बना, अलग देश बना लें। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे, वो लोग इन राजाओं को मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। तो यहां पर में ये कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि अगर आप नहीं मानोगे तो फिर युद्ध होगा। ऐसे में राज्य सरकार मान तो गई, जैसे जम्मू कश्मीर मान गई। जम्मू कश्मीर का कहा कि ठीक है, युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हमें विशेष दर्जा दो और वो संविधान में लिख कर दो, संविधान में लिखवाओ। कहा ठीक है, क्या चाहिए आपको? तो जम्मू कश्मीर ने कहा ऑटोनॉमी, मतलब स्वायत्तता, हमें विशेष दर्जा दो। तो इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू मान गए और उन्होंने कहा ठीक है, इनको विशेष दर्जा दिया जाएगा और संविधान में भी लिखा जाएगा। संविधान में एक नया अनुच्छेद धारा जोड़ा गया, धारा 370। धारा 370 के तहत सिक्किम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, इन सारे राज्यों को स्वायत्तता दी गई, विशेष दर्जा दिया गया और संविधान में भी लिख दिया गया, जिससे कि उन राज्यों के जो राजा थे उनको विश्वास हो गया कि बिल्कुल सही है। तब जाकर ये सारे राज्य भारत में विलय करने का निर्णय ले लिया और भारत के साथ सम्मिलित हो गए। अब जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत या अन्य राज्यों को स्वायत्तता तो दे दी गई, लेकिन इस स्वायत्तता में एक कमी रह गई कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। अगर इस स्वायत्तता के चलते, स्वायत्तता में क्या की गई थी वो मैं बता देता हूं। स्वायत्तता में मांग रखी गई थी कि कभी भी किसी भी हालत में हमारे राज्य में आपातकालीन लागू नहीं हो सकता। ओके, नहीं हो सकता। दूसरा, हमारे राज्य में किसी भी दूसरे राज्य के लोग आकर जमीन खरीद कर नहीं बस सकते, वो बस नहीं सकते। वो किराए पे आके रह सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं, लेकिन जमीन खरीद कर परमानेंट निवासी नहीं बन सकते, वो भी मान लिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और स्वायत्तता वाले जितने भी राज्य होंगे उन्हें अपना कानून और अपना संविधान बनाने का भी हक होगा, ये भी मान लिया गया। अपना व्यापार करने का हक होगा, वो भी मान लिया गया। इन राज्यों का विदेशों से कैसे संबंध रखे, वो विदेश नीति तय करने का भी केंद्र सरकार को हक नहीं होगा, इन राज्यों को अपना हक होगा, ये भी मान लिया गया। तो देख रहे हैं, स्वायत्तता में ये 5 मांगे थी और पांचों मांग को मान लिया गया। इस तरीके से आप लोग स्वायत्तता समझ गए क्या है। लेकिन स्वायत्तता उस टाइम नेहरू जी ने दे दी और सब राज्यों को मिलाकर देश बना लिया। शायद वो ये नहीं जान पाए कि स्वायत्तता के कारण आने वाले भविष्य में जो समस्या खड़ी होगी उसका निदान क्या होगा, ये वो बात नहीं जानते थे। जो आज के दौर में इन राज्यों में प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, हमें अपने ही जम्मू कश्मीर या हिमाचल में चले जाएं तो हमें विदेशी जैसा महसूस होगा, हम यहाँ परमानेंट बस नहीं सकते, ये सब नहीं कर सकते। नागालैंड में चले जाओ तो आपको विदेशी जैसे अनुभव होने लगेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, जो भी हो, उस समय की जरूरत थी तो नेहरू जी ने किया। युद्ध वो नहीं चाहते थे, लड़ाई नहीं चाहते थे, इसीलिए उन राज्यों को उनकी जो मांगे थी उनको मान करके स्वायत्तता दी गई, ताकि देश में शांति रहे और शांतिपूर्वक हमारा देश एक हो जाए। अब अगला है हेडिंग आपका संघवाद चैप्टर में, राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन।
देखो, राज्यपाल क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं। राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए प्रत्येक राज्य में एक ऐसा प्रतिनिधि जो चुनाव करके या चुनकर लोगों की तरफ से नहीं आते हैं। भेजते तो इसको राष्ट्रपति हैं, लेकिन सिफारिश केंद्र सरकार की होती है। ये होता है राज्यपाल। राज्यपाल को भेजा जाता है ताकि वो सभी राज्यों पर कड़ी नजर रखे कि कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई भी राज्य में अगर देश विरोधी कोई भी काम हो रहा हो तो तुरंत केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को वो सूचना दे और तुरंत समय रहते ही वहां एक्शन लिया जा सके, क्योंकि घाव अगर नासूर बन जाता है तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए राज्यपाल को रखा जाता है। राज्यपाल की शक्तियां क्या है मैं बता ही चुका हूं। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को शपथ ग्रहण करवाता है। अगर राज्य सरकार कोई भी कानून बनाएंगे तो राज्यपाल का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। अब राज्यपाल बनते कौन है, तो आप देखोगे राज्यपाल जो बड़े ऑफिसर सब सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर कर जाते हैं, वो उन सबको बनाया जाता है। और ज्यादातर देखा गया है कि केंद्र सरकार के ये राज्यपाल सब अपने लोग होते हैं। तो कई बार वहां पर में समस्या उठती है कि केंद्र सरकार राज्यपाल से अपना मनमानी करवा रहे हैं। जैसे दिल्ली में बीके सक्सेना अभी राज्यपाल हैं, तो ये उन पर इल्जाम लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा कि केंद्र सरकार जबरदस्ती राज्यपाल को यहां रखे हुए हैं और मुख्यमंत्री को कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। तो यहां पर तनाव भी शुरू हो जाता है। वो तनाव तब होता है जब किसी राज्य में दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, दूसरी पार्टी का शासन हो और केंद्र में दूसरे पार्टी का शासन हो। बंगाल का भी इस वक्त ऐसा ही कुछ कहानी चल रहा है कि बंगाल के राज्यपाल पर में इल्जाम लगता है कि वो केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं और मुख्यमंत्री के काम में टांग अड़ाते हैं, क्योंकि बंगाल में जो मुख्यमंत्री हैं वो दूसरी पार्टी का है, केंद्र सरकार में जो सरकार है वो भी दूसरी पार्टी का है, तो दोनों में नहीं मिलता। ऊपर से राष्ट्रपति शासन, देखो अगर कोई भी राज्य मनमानी करेगा, केंद्र सरकार की बात नहीं मानेगा, तो धारा 356 लगा करके वहां पर राष्ट्रपति शासन शुरू हो जाएगा और फिर राज्यपाल वहां पर क्या करेगा, शासन करेगा। अब क्या हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और केंद्र सरकार ने राज्यपाल के द्वारा कहीं पर राष्ट्रपति शासन लागू करवाया है? तो हाँ, 1967 की बात है। अनुच्छेद 356 का यूज किया गया और 1967 में केरला में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी और पार्टी की सरकार बनी थी। और वो जब केंद्र सरकार की बात नहीं माना तो केंद्र सरकार ने धारा 356 यूज करके उसको बर्खास्त भी कर दिया था। ऐसे में वहां पर सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान के अंतर्गत जब कोई भी केंद्र सरकार राज्य सरकार को धारा 356 लगाकर बर्खास्त करेगी तो वहां सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है कि कुछ भी वो बोल सके। अब आगे आपका हेडिंग है नवीन राज्यों की मांग। देखो, जब भारत का आजादी मिली और राज्यों के गठन की बात आई तो राज्यों का गठन धर्म इत्यादि के नाम पर नहीं तैयार किए गए, क्योंकि सब जानते थे कि अगर धर्म के नाम पर हम राज्य बनाएंगे तो देश का बंटना तय है। इसलिए भाषा के आधार पर राज्य को बनाना शुरू किया गया। 1956 से लेकर के अभी तक जितने भी राज्य बने हैं वो सब भाषा के आधार पर राज्य बने हैं। और जैसे कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब का सब जो जन्म हुआ सारे राज्यों का वो भाषा के आधार पर हुआ है। अब है अंतरराज्यीय विवाद। क्या आपका अगला हेडिंग है अंतरराज्यीय विवाद। क्या अंतरराज्यीय विवाद होता है? आप लिखना हाँ, अंतरराज्यीय विवाद भी होता है। अब अंतरराज्यीय विवाद कैसा होता है? तो अंतरराज्यीय विवाद का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तनाव
या झगड़ा हो जाना, या फिर दो राज्यों के बीच झगड़ा हो जाना। तो दो राज्यों के बीच झगड़े को हम अंतर्राज्यीय झगड़ा कहेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के झगड़े को अंतर्राज्यीय विवाद नहीं भी कहेंगे, लेकिन दो राज्य का विवाद होगा तो वो अंतर्राज्यीय विवाद हो गया। अंतर्राज्यीय विवाद में किस बात पर विवाद होता है? तो सबसे पहले सीमा पर होता है कि सीमा विवाद, बिहार कहेगा कि मेरा जमीन झारखंड हड़प लिया है, केरल कहेगा कि मेरा जमीन तमिलनाडु ने ज्यादा हड़प लिया है। इस सब तरह का विवाद उत्पन्न हो जाता है। एक ही नदी दो राज्यों में बहती है, तो किसका कि कौन ज्यादा पानी यूज करेगा उस नदी का, उस पर विवाद हो जाता है। क्योंकि अगर कोई बड़ा राज्य है तो कहेगा कि मुझे सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी चाहिए तो मैं तो ज़्यादा पानी लूँगा। छोटा राज्य कहेगा फिर हमारी सिंचाई रुक जाती है। तो ऐसे में अंतर्राज्यीय विवाद पैदा हो जाता है। अब अंतर्राज्यीय विवाद को अगर ठीक किया जाए तो वो केंद्र सरकार ठीक करेगी, लेकिन केंद्र सरकार भी बीच में तब तक नहीं आएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला ना कर दे। सुप्रीम कोर्ट से जब बात नहीं बनेगी तब अंतर्राज्यीय विवाद को केंद्र सरकार अपनी शक्तियों के द्वारा तब उसे सुलझाएंगे, क्योंकि किसी भी राज्य को बेलगाम होने देना उचित नहीं रहेगा। वो राज्य अपने में लड़कर आपस में विवाद कर ले, ये नहीं होगा। अब अगला है विशिष्ट प्रावधान, हेडिंग है आपका। ये विशिष्ट प्रावधान क्या है? देखो, भारत जो है वो संघवाद में रहता है। संघवाद में भारत में एक नायाब तरीका है संघवाद, जहां पर भारत में कोई टूट नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई विखंडन नहीं हुआ है। सभी राज्य और केंद्र सरकार आपस में मिलकर रहते हैं। लेकिन विशेष प्रावधान दी गई है, वो मैंने आपको स्वायत्तता में ही बता दी कि विशेष प्रावधान क्या दी गई है। विशेष प्रावधान किसको दी गई है? असम को, नागालैंड को, अरुणाचल प्रदेश को, मिजोरम को, इन सब को विशेष प्रावधान दिया गया है कि वहां पर में आपातकालीन लागू नहीं होगा। उनकी अपनी ज़मीनें होंगी, वो अपना ट्रेड कर सकते हैं, वो चाहे तो अपना कानून बना सकते हैं, वो चाहे तो अपने तरीके से तरक्की और अपने तरीके से टैक्स भी अपने राज्य में वसूल सकते हैं। ये बात आपको धारा अनुच्छेद 371 में लिखकर दिया गया है विशिष्ट प्रावधान वाले राज्यों को। जम्मू कश्मीर इसमें विशिष्ट प्रावधान वाले नहीं आते हैं, याद रखना। स्वायत्तता वाले राज्य अलग हैं और विशिष्ट प्रावधान वाले राज्य अलग हैं। विशिष्ट प्रावधान वाले असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम है, और स्वायत्तता वाले हैं आपको जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद उड़ीसा है। ये सब स्वायत्तता वाले राज्य हैं। अब आते हैं जम्मू कश्मीर, जो सबसे ज़्यादा चर्चे में रहता है कि जम्मू कश्मीर क्या है। देखो, जम्मू कश्मीर की कहानी बता दी। जम्मू कश्मीर को धारा 370 दिया गया, हरि सिंह की बात मानी गई, स्पेशल रूप से जम्मू कश्मीर के लिए ही धारा 370 बनाई गई। धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को अपना कानून बनाने का हक दिया गया, अपना ट्रेड, अपना विदेश नीति, वहाँ पर कोई दूसरे राज्य से जाकर जमीन खरीद कर बस भी नहीं सकते, सब स्वायत्तता दी गई। लेकिन इस स्वायत्तता के चलते धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में समस्या उत्पन्न हो गई। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल इलाका था और वहाँ पर में जितने भी हिंदू लोग थे उनको मारकर या काट कर वहाँ से भगाना शुरू हो गया। 1990 के दशक में आकर कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर उत्पीड़न शुरू हो गया, जिससे कि जो वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू थे उसे बहुत ही उत्पीड़न किया गया और उन्हें वहाँ से भगाया गया। और ये सब मैं मानता हूँ कि ये सारी बातें विदेश से प्रायोजित कार्यक्रम के अनुसार हुआ। आतंकवाद को बढ़ाया गया और जम्मू कश्मीर में इतनी आतंकवादी गतिविधि बढ़ गई कि उस गतिविधि में सारे जो अल्पसंख्यक थे मुसलमान को छोड़कर उन सबको मारा काटा जाने लगा और सीधा कहा गया कि जम्मू कश्मीर अब एक अलग देश बनेगा, अब भारत में वो शामिल नहीं रहेगा। ऐसे में
हम बता दें कि जम्मू कश्मीर में ये रूल दिया गया कि यहाँ पर में आपातकालीन लागू नहीं होगा। संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती है। इस राज्य में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लागू नहीं होते हैं। ये सब बातें रखी गई, लेकिन एक यहाँ पर में धारा 370 अगर दी गई है तो धारा 368 368 की भी बातें हमें करनी पड़ेगी। धारा 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में आपातकालीन भी लागू होगा और हर तरह की केंद्र सरकार की शक्तियां भी लागू होगी। ये भी धारा 368 के अनुच्छेद में डाल दिया गया था। हालांकि 370 जब बनाए गए थे धारा, तब 368 नहीं थी, तब 368 नहीं थी। ये धारा 370 बनने के बाद फिर से एक बार संविधान में संशोधन किया गया और उसमें 368 डाला गया, क्योंकि धारा 370 के देने के बाद हमारे देश के जो नेता थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री थे, उनके दिमाग में ये बात चली रही थी कि एक ना एक दिन ये धारा 370 विकराल रूप ले लेगा और समस्या बन जाएगी। इसलिए वो बीच में संशोधन करके धारा 368 डाल दिया। 368 के तहत ये रखा गया कि वहां के स्वायत्तता वाले यानी कि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री होंगे, उनके कहने पर वहां आपातकालीन भी लागू होगी और केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का भी प्रयोग कर सकती है। धारा 356 भी लागू होगा और वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। वहां का मुख्यमंत्री इजाजत क्यों देगा कि इस तरीके से? अब वो इजाजत क्यों नहीं देंगे? अगर मुख्यमंत्री को कहा जाएगा कि क्या ये सही है कि देश टूटकर अलग हो, तो वो कहेंगे नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री के इशारे पे तो आतंकवाद नहीं चल रहा होता है। मुख्यमंत्री के इशारे पर तो देश में जो आंदोलन हो रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को अलग देश बनाएंगे, भारत से अलग होकर, वो मुख्यमंत्री के इशारे पे तो नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री कौन से ढांचे पर बनी है? मुख्यमंत्री संवैधानिक ढांचे से बना है और वो भारत के संविधान के अनुसार बना है। जब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लिए थे तो भारत के संविधान के अनुसार वो शपथ ग्रहण किए थे, तो वो भारत सरकार की बात मुख्यमंत्री क्यों नहीं मानेंगे और भारत सरकार की बात मान लेंगे 368 यूज करके, और वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता था, वहां पे आपातकालीन भी लागू किया जा सकता था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी लागू किया जा सकता था। हटा दिया गया ना सब। लेकिन अब तो धारा 370 है ही नहीं। अगर अब धारा 370 को हटा दिया गया है, अब जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य भी नहीं है। अब जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग राज्य बनाकर केंद्र शासित राज्य में परिवर्तित कर दिया गया है। धारा 370 छीन लिया गया है और तब से चुनाव भी नहीं हुआ था 370 को हटाने के बाद। अभी 2024 में एक महीने पहले ही वहां पर में चुनाव हुआ है और नई सरकार का गठन हुआ है और बिल्कुल शांति रूप से वहां चल रहा है। जहां तक आतंकवाद की बात है, तो आतंकवाद तो विदेश से प्रायोजित है, पाकिस्तान से प्रायोजित है। वो पैसा खर्च करता है पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में उपद्रव अपने लोगों को भेजकर करवाता है। उसको हमारे सैनिक निपट लेंगे। लेकिन अभी धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता चली गई, क्योंकि अब वो राज्य ही नहीं है, ना कोई विशेष दर्जा है, ना विशेष प्रावधान वाला है। वो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र जो चाहेंगे वही वहां पर होगा। अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र सरकार के हाथ की हैं। वो पूर्ण राज्य वाले मुख्यमंत्री नहीं है कि कोई मनमानी कर लेंगे। उन्हें केंद्र सरकार जो कहेगा वही सुनकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसा कि दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ भी केंद्र सरकार अगर अपने हाथ में सारा काम लेकर करने लगेगी तो मुख्यमंत्री निष्क्रिय हो जाएगा, मुख्यमंत्री का कोई अधिकार ही नहीं रह जाएगा। बस वो नाम के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे अगर चाहे तो। लेकिन केंद्र सरकार अगर चाहे कि मैं बिहार में जाकर मैं खुद से सारा काम करने लगूं, तो वो नहीं चलेगा।
क्योंकि वहां पर में वो पूर्ण राज्य हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में, अंडमान निकोबार आइलैंड में, या फिर दिल्ली में, चंडीगढ़ में, ये जो केंद्र शासित प्रदेश सब है, वहां पर मुख्यमंत्री तो है। लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे कि मैं स्वयं से बिना मुख्यमंत्री से पूछे इन राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में मैं अपना काम करूं स्वयं से, तो वो करने लग सकते हैं। तब मुख्यमंत्री का प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा, उनका अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन पूर्ण राज्य वाले में ये नहीं है। तो यही था आप लोगों का संघवाद चैप्टर। हमने पूरी तरीके से आप लोगों को समझा दिया संघवाद चैप्टर क्या होता है, संघवाद क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है। संघवाद तभी चलेगा जब विकेंद्रीकरण हो, याद रखना। ये फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे ज्यादा बोला। अब मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को जोड़ दूंगा। आप लोग दोनों को अलग अलग भी देख सकते हो और दोनों को एक साथ भी देख सकते हो। इस तरीके से आप लोग स्टडी करना। अब क्वेश्चन आंसर का समय आ गया है, तो क्वेश्चन आंसर तो आप लोगों को सारे के सारे करने ही हैं। इसके अलावा जितने भी अंदर में हेडिंग है, उन हेडिंग से क्वेश्चन आंसर बनाओ। मेरे इस लेक्चर को आप बार बार सुनो और जितनी भी हेडिंग है उसका से अगर आप आंसर देते हो तो उस आंसर को आप भली भांति सोच समझकर गहराई में जाकर देना। और इसके लिए आप बार बार हमारे वीडियो को देखकर और गहराई को समझना, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। तो ये था आपका संघवाद चैप्टर। संघवाद चैप्टर आज फिनिश हो गया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 भी आपको मिल सकता है, पार्ट 2 भी मिल सकता है, और आप चाहो तो दोनों को एक साथ देख सकते हो। मैं दोनों को जोड़कर भी डाल दूंगा। तो आप बताइए आप लोगों को ये कैसा लगा, कमेंट करना, लाइक करना। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।